नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिस वजह से जो है केंद्रीय कर्मचारियों में हलचल तेज हो गई। खबरें ये आ रही हैं कि फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से बड़ी मांग की। 60 पेज की चिट्ठी भेजी गई है। क्या है डिमांड, इसकी करेंगे पड़ताल। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। 8वें वेतन आयोग की गाड़ी जो अटकी हुई थी वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन के 86 दिन बाद आयोग के कामकाज में तेजी देखने को मिल रही है। पूरी खबर को आज जो है डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। अमेरिकी दिग्गज ने भारतीय इकोनॉमी को लेकर जो है बड़ा दावा किया। क्या कहा गया है रिपोर्ट में, इसकी भी करेंगे पड़ताल। और अंतिम में चर्चा करेंगे बिजली बिल की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बिजली नीति यानी NEP के ड्राफ्ट में इंडेक्स लिंक्ड टैरिफ का प्रस्ताव रखा है। क्या है नई इंडेक्स लिंक्ड जो है टैरिफ व्यवस्था, क्या बदल जाएगा बिजली बिल का पूरा खेल, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। 8वें वेतन आयोग के गठन के करीब 86 दिन बाद अब उसका ऑफिस दिल्ली में मिल गया। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब आयोग का काम जो है धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने वाला है। सरकार ने चंद्रलोक बिल्डिंग जनपद नई दिल्ली में 8वें वेतन आयोग के लिए ऑफिस की जगह जो है वो तय कर दी है। जैसे ये ऑफिस पूरी तरह से काम करने लगेगा, वैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और सेवा शर्तों से जुड़े जो मामले हैं उन पर कामकाज जो है शुरू हो जाएगा। प्रवीण सर, अब कर्मचारियों से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उन पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। कैसे देख रहे हैं इस बड़े अपडेट को? नहीं, बिल्कुल बहुत इस चूंकि पूरा मसला लंबे है अरसे के बाद सर। हाँ, देखिए, जनवरी में पिछले साल 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने ऐलान किया और उसकी सुस्त गाड़ी चलते चलते ये 2025 के आखिर में आके उसके गठन का और उसके TOR का ऐलान हो पाया। पूरा 1 साल वहाँ लग गया और अब उसके बाद 1 डेढ़ महीना 2 महीना इस चीज़ में लग गया कि साहब ये जो आयोग बनेगा। और हम लोगों के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी इस बात को लेके कि आखिर अब चल क्या रहा है, क्या मीटिंग्स हो रही हैं, स्टाफ जो साइड है, जो कर्मचारियों के संगठन है, उनके साथ बात हो रही है नहीं हो रही, या आयोग ने काम शुरू कर दिया है नहीं, इसको लेके बड़ी गफलत थी। अब आके ये पता चला है कि ऑफिस का अलॉटमेंट ही अब बाकी हुआ है। बताइए। तो ये बहुत जो प्रक्रिया है, जाहिर तौर पर एम्प्लॉय सोच रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी चीज़ें सामने आए, चीज़ें तय हों और उसके बाद उनका फ़ायदा सैलरी का फ़ायदा मिले। लेकिन यहाँ तो काम ही इतने मंथर गति से हो रहा है कि जिसमें अब ऑफिस अलॉट हुआ है, उसके बाद फिर स्टाफ सब बनेगा, वहाँ पे व्यवस्थाएं होंगी और तब फिर जाके कामकाज शुरू होगा। जी सर, इसीलिए तो ये भी जो है शिकायत हो रही थी कि 15 महीने 18 महीने का आप समय ले रहे हैं। डिजिटल युग है, सब चीज़ आपको जो है फटाफट करना है। बिल्कुल, देखिए, मैं अब तक ये मान के चल रहा था कि आयोग का गठन हो गया है तो आयोग की आपस में चर्चा पर चर्चा, जो आयोग के 2 मेंबर हैं और जो चेयरपर्सन हैं, उनकी आपस में चर्चा पर चर्चा शुरू हो गई होगी, सरकार के साथ बातचीत शुरू हो गई होगी और उसके बाद जो कर्मचारी संगठन है उनके साथ बैठकें, मुलाकात का दौर होगा। अब पता ये चल रहा है कि साहब 25 फरवरी को तो जो है जो स्टाफ साइड है वही अपना मेमोरेंडम वगैरह बना के और तब वो करेंगे। तो उनके साथ कब बैठक होगी, जी अब ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं PCR से अनुरोध करूंगा कि एक चिट्ठी है, प्लीज़ उसको आप ऑन स्क्रीन दिखाएं। इसी बीच सर, नेशनल जो है काउंसिल JCM साइड के जो है NCJCM, उन्होंने भी एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने भी कहा है कि कुछ मीटिंग की तारीख जो है तय की गई है। कॉमन मेमोरेंडम तैयार करने की प्रक्रिया जो है शुरू करने की जो है फैसला लिया गया। ये चिट्ठी है जो आप देख रहे होंगे, NCJCM की चिट्ठी है जो आपको ऑन स्क्रीन दिख रही होगी। सर, इसके लिए जो है ड्राफ्टिंग कमेटी की जो अहम बैठक है जो 25 फरवरी 2026 को कहा जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे बुलाई गई है। बैठक जो है 13C फिरोज शाह जो है रोड नई दिल्ली में होगी। इस अपडेट पर भी आप अपनी कुछ टिप्पणी दें। ये सब का सब काम ही मुझे बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहा है। आप समझिए कि कितनी ऐसा नहीं था कि हमारी शिव गोपाल मिश्रा से भी बात हुई थी और काफ़ी टाइम हो गया। तमाम जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ बात होती रहती है और हमारे कार्यक्रमों में भी आते रहती हैं। लेकिन आप समझिए कि जो स्टाफ साइड है उनका ही मेमोरेंडम बनाने का या उनकी ओर से क्या डिमांड्स रहेंगी कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में, वो सब मीटिंग ही अगले महीने के आखिर में बैठक होने वाली है, जहां चीज़ों को ड्राफ्टिंग का जो है वो काम को उसको आखिरी रूप दिया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। तो ये सब काम असल में महीनों का वक्त जो है, जो भारत में जो किसी भी काम को करने में जो एक पंचवर्षीय योजना बना दी जाती है, जो हर किसी भी चीज़ को करने का
मुझे लगता है कि वो बड़ा कर्मचारियों के लिहाज से अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर काफ़ी एक तरह से असंतोष वाली बात कही जाएगी। चलिए सर, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट पर भी बात कर लेते हैं आपसे। चूंकि अब मीटिंग हो रही है, एनसीजेसीएम की भी एक मीटिंग हो रही है, और जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि मतलब ऑफिस भी जो है आवंटित कर दिया गया है, तो अब सर जो मुद्दे उठ रहे थे, जो विरोध के स्वर उठ रहे थे टीओआर में लेकर, फिटमेंट फैक्टर को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर कि आप फला चीज़ को ऐड नहीं कर रहे हैं, कई मैं कमेंट्स को देख रहा था, उसमें कह रहे थे लोग कि ओल्ड पेंशन स्कीम को और फिटमेंट फैक्टर, ये जो दो अहम मुद्दे हैं, इन पर सबसे पहले चर्चा की जो है शुरुआत की जाए। आप कैसे देख रहे हैं इस बात को? देखिए, सरकार की तरफ से तो कोई नई चीज़ जोड़ी नहीं गई, ना घटाया गया। एक तो बड़ी बहुत बेसिक चीज़ है, वो ये समझ लीजिए, टीओआर जो है वो क्या है? टीओआर है दरअसल पूरे आयोग के काम करने का दायरा। इसी दायरे में पूरा का पूरा जो आयोग है उसका कामकाज होगा, जो कर्मचारियों के साथ भी मुलाकात होगी या चीज़ें डिस्कस होंगी, वो दरअसल उसी संविधान के तहत अंतर्गत बातचीत की जाएगी जी। तो अब जो तमाम जो प्रावधान उसमें रखे गए थे टीओआर में, वो जिनको लेके आपत्तियां थी, क्या वो आपत्तियां ये यहाँ दर्ज कराएंगे और क्या वो उसमें अमेंडमेंट हो पाएगा? मुझे इसको लेके संदेह है। ये ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि टीओआर जो है वो सरकार ने तय किया है। आयोग अलग हो गया, सरकार अलग हो गई। अब सरकार ने आयोग को दिया कि आप इन नियम कायदे कानूनों के अंतर्गत रहकर आपको काम करना, यहाँ अब आप करके फिर हमारे पास सिफारिशें लेकर आइए। टीओआर एज इट इज रहेंगे। सरकार ने अपनी तरफ से आश्वासन जरूर दिया कि साहब पेंशनर्स के हित जो है वो सिक्योर हैं, जैसी सैलरी जो बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग के लिए, उसी के अनुपात में बेनिफिट्स जो है वो पेंशनर्स को मिलेंगे। सर क्या मैं ये बात कह सकता हूँ, अगर गलत होऊंगा तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि इससे तेज गति में काम करते हुए दिखे तो असम की सरकार ने अपनी जो है तीव्रता दिखाई, उन्हें गठित भी कर दिया, उसके अध्यक्ष को भी चुन लिया, पूर्व एक IAS हैं, ब्यूरोक्रेट है, उनको काम दरअसल इसी तरह से होने चाहिए। सरकारों में काम करने का जो भारत में जो तरीका, और केवल मैं इसी आयोग को 8वें वेतन आयोग की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे देश में जो डिसीजन मेकिंग है वो इतने, अगर आप वर्षों को देख लीजिए तो इतना, और आप देखिए 2004 से 14 की अवधि को तो खुद बार बार कहा जाता है कि वो एक पॉलिसी पैरालाइसिस की सिचुएशन थी जी। तो उसी तरह की स्थितियां फिर दिखाई देती हैं कई बार, कि जब एक चीज़ को बनाने में का आपने ऐलान किया 1 साल, अगले साल उसका जो ऐलान किया उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ कदम रखा, उसके फिर 6 महीने 8 महीने बाद कुछ चीज़ें की, 18 महीने का वक्त दिया है कि साहब आप 18 महीने तक चर्चा पर चर्चा कीजिए, दुनिया जहान की चीज़ें करके 18 महीने बाद आप सिफारिशें लेके आइए। चर्चा भी अगर आपको करनी है सर तो जूम है, कई मतलब माध्यम आ गए हैं, डिजिटल जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो नहीं, हुआ वो है। चर्चा कैसे भी कीजिए, लेकिन 18 महीने का वक्त आपका लगना किसी भी काम में, और उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त है। उसके बाद आप ही को परेशानी होती है, आपके लिए एक आफत हो जाती है एरियर को देना, चीज़ों को संभालना, फिर आपका फिजिकल प्रूडेंस आ जाता है, फिर आपको लगने लगता है कि बोझ बढ़ रहा है। तो अब मैं कई जो है कर्मचारी संगठनों से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि देखिए विशाल जी, अगर सही मायने में अगर मीटिंग, डिबेट, डिस्कस और डिसाइड वाला मामला चले ना, तो ये 3-4 महीने बहुत से बहुत हद मारकर जो है 6 महीने का समय लगना चाहिए। बिल्कुल, अगर सरकार चाहती, अगर ऐसी मंशा होती, तो आप समझिए कि जनवरी में ऐलान किया गया तो दिसंबर तक ये सारी की सारी प्रक्रिया पूरी की जा सकती थी जी। इतना बड़ा मेहनत टास्क नहीं था कि जहां सिफारिशें आती और फिर सरकार उसको पे विचार विमर्श करके सरकार अपनी फाइनल रिकमेंडेशन देती कि भाई ये चीज़ें हैं, इनमें संशोधन करके उसके बाद हम इसको स्वीकार कर लेंगे। ये सब में करा के मान लीजिए बहुत आप करते तो इस साल जनवरी फरवरी तक, और ज़्यादा करते तो जून तक चीज़ों को निपटा लिया जाना चाहिए था। लेकिन आप उसको ड्रैग करते जा रहे, कई बार मीटिंगें होंगी, फिर विरोध निकलेंगे, फिर मीटिंग होंगी, फिर कुछ बातें आएंगी, और इस तरह से वो एक लंबी प्रक्रिया में तब्दील कर दिया जाता है। चूंकि प्रवीण सर 8th पे कमीशन को लेकर जनता आपको सुनना चाहती है, तो एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। उसको लेकर कई तर्क दिए जा रहे हैं कि अब तो डिमांड हो रही है कि 3-3.5 के ऊपर जो है लाकर रखनी चाहिए। आप कितने सहमत हैं इस तर्क से? और कई बार जो है कई मीडिया रिपोर्ट्स को हम लोग अगर समराइज़ करें बस, तो ये बैठता है, या कर्मचारी संगठनों की भी अगर बात आप सुनिए तो 2-2.25 के आसपास बैठता हुआ दिख रहा है। तो मैं अगर जो एक फ्रेम बनाऊँ, नीचे 2 और ऊपर जो है 3.5 के आसपास, आपको क्या लगता है कि वायबल क्या हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि 2 या उसके ऊपर हो पाना थोड़ा मुश्किल है।
2 के करीब रह पाना ज़्यादा फिजिबल दिखाई देता है। जी। हालांकि कर्मचारियों की जो मांग है वो उनकी मांग है, असल में लिंक अगर आप उसको करेंगे तो वो जो 7th पे कमीशन था जहां 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, उनका ये मानना है कि इसी तर्ज पे हमको मिलना चाहिए। या ये तर्क है कि 2.57 से नीचे क्या ही दोगे, उससे ऊपर दो। हाँ बिल्कुल, जब पिछली बार 2.57 दिया था तो इस बार अब उससे ऊपर दीजिए, नहीं तो उतना तो कम से कम दीजिए भाई, पिछले से नीचे तो जाने का सवाल नहीं। दीजिए, कर्मचारियों की सोच है। लेकिन अब जो तमाम एनालिस्ट हैं या जानकार हैं उनके रुख अलग हैं। कोटक की जो सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 1.8 रह सकता है। एम्बिट कैपिटल कह रहा है कि 30 से 40% का जी की सैलरी हाइक हो सकती है, मतलब 1.8 से लेकर 2.46 तक का रह सकता है, यानी 2.5 से नीचे ही रहेगा सर। और बहुत जो जानकार हैं जैसे सुभाष चंद्र गर्ग जो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, राजा दुआ साहब, हाँ, उनका मानना ये है कि साहब ये 2 के करीब रह सकता, 1.92 से लेकर 2.08 तक। तो सर बहुत मार मच जाएगा। तो और वो कहते हैं कि इसके ऊपर लेकर जाने का मतलब है कि आप जैसे कि चांद की वो कर रहे हैं कि मतलब मुझे चांद चाहिए। हाँ, इतनी एक्सपेक्टेशन कि वो फिजिबल नहीं हो सकती। कई बार हमारी बातचीत हुई, आप भी उस चर्चा में शामिल रहे शिव गोपाल मिश्रा साहब से, वो तो कह रहे हैं कि 2.86 के नीचे तो हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। नहीं, बर्दाश्त करने की बात देखिए, हाँ नहीं, प्रदर्शन को भी देखिए, अब इसको इस तरह समझ लीजिए 2004 से पुरानी पेंशन है वो ख़त्म कर दी, नई ले आए। कर्मचारियों ने तमाम आंदोलन किए, अभी यूपीएस लेके आई सरकार, कर्मचारियों तब भी आंदोलन किए, उसके बाद भी किए, अभी भी कह रहे हैं कि करेंगे। सरकार लगातार साफ तौर पे ये कहती चली आ रही कि पुरानी पेंशन किसी भी कीमत पर हम ला नहीं सकते, और उसके लाने का कोई विकल्प मतलब का तरीका भी सरकार को दिखाई नहीं देता। तो मांग करना, प्रदर्शन करना अलग चीज़ है। सरकार के खजाने के लिए फिजिबिलिटी क्या है, सरकार के खजाने के लिए प्रैक्टिकल चीज़ क्या है, वो अगर आप देखेंगे तो संभवतः ये इतने ऊंचे लेवल पे फिटमेंट फैक्टर का हो पाना मुश्किल है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही इकॉनमी है और अब दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं इसका जो है लूहा मानने लगे हैं। अमेरिका के जो है कैरोलिन ग्रुप के को फाउंडर डेविड जो है रूबेनस्टीन ने दावा किया है कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उससे वो अगले 2 से 3 दशक में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा प्रवीण सर, डेविड ने जो है अमेरिका भारत रिश्तों को लेकर कई बातें कही हैं, कई बड़ी बातें कही हैं। कैसे देख रहे हैं इनके स्टेटमेंट को? कल जो डावोस में जो सम्मेलन था दावोस में, वहाँ ऐसी बातें सामने आई हैं सर। तो ओवर टू यू, और इस पर आप जो है ट्रम्प साहब की भी कमेंट्री को ऐड कर लीजिएगा। नहीं देखिए, अमेरिकन अगर हम ट्रम्प साहब का जो बयान देखें या उनकी जो पूरी की पूरी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें इस वक्त जी, तो फिलहाल ट्रम्प ग्रीनलैंड को लेके भले थोड़े से बैकफुट पे आते दिखाई दिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अपने एग्रेसिव पॉलिसी से बहुत ज़्यादा पीछे हटने वाले हैं। जी, हालांकि वेनेजुएला के बाद के ऑपरेशन के बाद ट्रम्प एकदम बुलिश दिखाई दिए थे और उन्हें लगा था कि अब ग्रीनलैंड का ऑपरेशन करने में कोई उनको दिक्कत होगी नहीं। लेकिन जिस तरह का यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका रेजिस्टेंस दिखाई दिया, उसके बाद उनको संभवतः ये समझाया गया कि साहब यहाँ थोड़ा गो स्लो चलने की बात है, आप जिस तरह का कि एग्रेसिव वो चल रहे हैं वो अमेरिका के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमने टैरिफ के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन इकॉनमी को दिए हैं और अमेरिका दोबारा से महान हो रहा है और अमेरिकन लोगों के लिए महंगाई और बाकी चीज़ें कम हुई हैं। लेकिन दुनिया बाकी की और जो हकीकत है वो इस चीज़ से थोड़ी सी इतर नज़र आती है। अमेरिका एक मुश्किल में, या अमेरिका के लिए समस्याएं इकोनॉमिक मोर्चे पर ज़्यादा बढ़ती हुई विशाल दिखाई दे रही हैं। समस्याएं क्या है सर? हाइपर इन्फ्लेशन, डेफिनेटली हाइपर इन्फ्लेशन है, और एक और जो बड़ी चीज़ है जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो सामान अमेरिका जा रहा है जिसके लिए टैरिफ ऊंचे लगाए गए हैं, दरअसल उसका भुगतान अमेरिकन लोगों को करना पड़ रहा है। खजाने में अगर अमेरिकन सरकार के पैसा आ रहा है तो वो अमेरिका का ही पैसा अमेरिका, और वो पैसा फिर निकल भी जा रहा है ज़्यादा पैसा देने में। बिल्कुल, तो लोगों के ऊपर महंगाई बढ़ रही है, फिर अमेरिकन सरकार कह रही है कि साहब हम आपको फ्री बीज देंगे या हम आपको कैश ट्रांसफ़र करेंगे। तो कहानी घूम फिर के वहीं आ जा रही है कि आपने टैरिफ बढ़ाए, अमेरिकन कंपनियों का पैसा उस टैरिफ को चुकाने में जा रहा है, लोगों पे उस ऊंचे सामान की मार पड़ रही है, और फिर आप लोगों को महंगाई से बचाने के लिए या उनको गरीबी से बचाने के लिए आप उनको कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। बात वही होगी सर कि ना कैसे छूइए चाहे हाथ पीछे घुमा के छूइए। तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था टैरिफ को लेके
फेल होता जिसमें हुआ दिख रहा है। उन्होंने अभी दिया कि धमकी दी कि हम 10% का टैरिफ लगा देंगे यूरोप के उन देशों पे जो ग्रीनलैंड पे अमेरिकन जो एक्सेशन है एक तरह का जी। उसका विरोध करेंगे, और बाद में बढ़ाया भी जाएगा। बाद में कल उन्होंने उसको वापस भी ले लिया कि नहीं अभी हम इसको होल्ड कर ऐसा रहे ही हैं, तो सर लेंगे रूसी नहीं। तेल को लेकर भी वो कह रहे थे 500% का टैरिफ लगा देंगे। बिल्कुल सर चलिए अब लौटते हैं भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति जो है आम तौर पर जो है सकारात्मक रहते हैं, यानी जो पॉजिटिव रहते हैं। कल जो सम्मेलन डावोस वाला जो सम्मेलन है उससे भी निकलते हुए जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि भारत को लेकर आप क्या कहना चाहते हो, तो फिर से कल दोहराते हुए दिखे कि मोदी साहब तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत जल्द जो है हमारी और उनकी जो है मुलाकात हो सकती है, ट्रेड डील हो सकता है। और कई रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं और ये भी साफ कह रहे हैं डेविड साहब भी कि उन्होंने अपने बहुत ही खास पसंदीदा और करीबी जो है डिप्लोमेट भेजा है भारत में। कैसे देख रहे हैं इन खबरों को? नहीं बिल्कुल, जो सर्जियो गोर को भारत में एम्बेसडर नियुक्त करना, इस बात को हमने पहले भी डिस्कस किया है मनी सेंट्रल में कि सर्जियो गोर जो है वो अमेरिकन राष्ट्रपति के बेहद करीबी थे और बहुत लंबे वक्त बाद अमेरिका ने एक बड़े कद्दावर व्यक्ति को भारत का राजदूत बनाया है। इससे पहले अगर आप याद करेंगे रिचर्ड वर्मा हुआ करते थे, जिनको बड़ी शख्सियत थे और वो भारत में काफ़ी आप घूमते फिरते और समाज के साथ इंटरेक्ट करते हुए दिखाई देते थे। तो सर्जियो गोर का आना माना ये जा रहा है कि इस कड़ी का एक बेहद अहम पड़ाव है जहाँ पे अमेरिका भारत के साथ एक ट्रेड डील को लेके ज़्यादा उत्सुक दिखाई देता है। जी सर, अब जो भारत की बात हो रही है सर, भारत का लोहा माना जा रहा है, तो सर आईएमएफ की भी एक रिपोर्ट है, उस पर भी आपका एक कमेंट ले लेना चाहते हैं। आईएमएफ ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है वो बढ़ाकर 7.3% किया। कहा कि भारत की जो विकास दर उम्मीद से बेहतर है, अगले साल भी जो है अर्थव्यवस्था जो है तेजी के साथ रहेगी। और कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं और जो कहा जा रहा है कि अब 7-7.5 से ऊपर भी रहेगा। बिल्कुल, रिजर्व बैंक ने भी जो अनुमान है अपने प्रोजेक्शन को ऊंचा, बिल्कुल अपने प्रोजेक्शंस को बढ़ाया। ग्रोथ के जो नंबर आ रहे हैं, 2 जो तिमाही के नंबर आए हैं वो उत्साहित करने वाले हैं। सरकार को एक जो सबसे बड़ा रिलीफ देने की बात है, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त पे जबकि अब बजट के बिल्कुल उस पे हैं, मुहाने पे हम सरकार के लिए एक बड़ी राहत इस बात की है कि उसको ग्रोथ के मोर्चे पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, वहाँ उसको खजाने से अलग से पैसा नहीं रखना पड़ेगा जी। हाँ, इसको और ताकत देने के लिए कि साहब पहले क्वार्टर में 7.8 रही, दूसरे में 8.2 % रही, तो अगले जब हम पहली तिमाही की तरफ बढ़ेंगे, अगले फिस्कल की जब नया बजट इम्प्लीमेंट होगा, तो वहाँ से ही ग्रोथ की जो पहिए हैं वो तेज़ रफ्तार से दौड़ें। तो क्या सरकार केपेक्स के लिए ज़्यादा पैसा देगी, क्या सरकार डिफेंस पे जो खर्च है उसको ज़्यादा बढ़ाएगी? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार के पास करने के लिए आप समझिए कि एक गुंजाइश मौजूद है। व्हाट अबाउट महंगाई सर? महंगाई से भी राहत मिल सकने की उम्मीद है आगे भी? देखिए, महंगाई का मसला थोड़ा ट्रिकी अभी भी है। बहुत एक लिमिटेड पीरियड की जो हमने गिरावट देखी 1.3% के आसपास, अभी जब दिसंबर में हमने नंबर देखे तो फिर आए हैं जो कि बढ़ते हुए नंबर दिखाई दिए 0.25 से 0.25 के बाद। और अब जैसे जैसे हम गर्मियों की तरफ बढ़ेंगे फिर महंगाई बढ़ने की वो आएगी। तो महंगाई को कंट्रोल करना उतना इजी दरअसल है भी नहीं। अब सर इतनी बात हो रही तो आरबीआई के बात कर लेते हैं। क्या आगे जो आने वाले एमपीसीज में हैं वहाँ भी रेट कट होने की उम्मीद है? क्योंकि अभी भी एक बड़े कंफर्टेबल लेवल पर है, 4% का जो कैप है 2 और 4% के बीच में, तो उससे तो बहुत कंफर्टेबल जोन में है। तो क्या अभी भी लेग रूम बच रहा है आरबीआई के पास? नहीं, आरबीआई के पास स्कोप है, लेकिन कट होगा या नहीं? मुझे लगता है कि आरबीआई को जो रेट कट करने का आरबीआई शायद ही अब फैसला ले, क्योंकि जितनी गुंजाइश थी आरबीआई लगभग उससे ज़्यादा, इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि पिछले जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिसीजन हुआ था दिसंबर वाली में 25 बीपीएस कटौती का, संभवतः आरबीआई वो भी नहीं करता, लेकिन आरबीआई ने वहाँ पे भी 25 बीपीएस की कटौती करके दी। तो ये एक आरबीआई ऑलरेडी अपने स्टेप उठा चुका है। विशाल, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सालों से बिजली के जो दाम हैं वो राजनीति के स्विच से जो है कंट्रोल होते रहे, सिस्टम के नियमों से नहीं। नतीजा ये हुआ कि घाटे में जो है डूबती चली गई डिस्कॉम, कर्ज जो है बढ़ता चला गया और जो पूरी व्यवस्था है वो महंगी होती चली गई।
लेकिन अब केंद्र सरकार इस आदत को जो है बदलना चाहती है। नई राष्ट्रीय बिजली नीति यानी जो NEP 2026 के मसौदे में प्रस्ताव है कि अगर राज्य समय पर जो है बिजली की टैरिफ तय नहीं करेंगे तो दाम जो है अपने आप बढ़ जाएंगे। सरकार इसे जरूरी जो है सुधार बता रही है, लेकिन ये फैसला आप पर और हम पर कैसा रहेगा, प्रवीण सर से जानने की कोशिश करेंगे। क्या सर फटाफट अब बढ़ जाएगा क्या बिजली बिल? इस सिंपल अगर मैं बात कहूँ तो सरकार बिजली की जो खरीद फरोख्त की व्यवस्था है, बिजली को जो आपके घर तक आती है, उसको पूरा का पूरा डीरेगुलेट करने की कोशिश में है। जैसा हमने एक वक्त पे पेट्रोल और डीजल को लेकर सरकार के सामने बड़ी संकट थे, सरकार को मजबूरी में पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी देनी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे पूरा सब्सिडी का सिस्टम सरकार ने खत्म किया और मार्केट के आधारित कर दिया जी। हालांकि अभी भी सरकार पेट्रोल और डीजल पे फैसला कहीं ना कहीं सरकार के पीछे से आता है जी। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो स्थिर हो जाते हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं होता। तो अब कुछ वैसी व्यवस्था सरकार बिजली के उसमें मोर्चे पर भी लाने के, और बिजली वाकई जैसा आपने कहा कि राजनीतिक तौर पे एक बहुत संवेदनशील मसला रहा है। कई राज्यों का अगर आप डेटा देख लेंगे सर, तो उन्होंने कोई एक राज्य ने स्टार्ट किया, उससे उसको बड़ा बेनिफिट मिला, तो तमाम जितने भी 28-29 राज्य हैं उन्होंने भी सोचा कि चलिए भाई इसी मॉडल को रेप्लिका कर लेते हैं, और वहां भी उनको बड़ी अप्रत्याशित रूप से जो सफलता मिलती हुई दिखी। नहीं तो उसमें चक्कर फ्रीबीज वाला मामला है बिजली का, जो पूरा बिजली के उत्पादन से और बिजली आपके पास पहुंचने तक एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है डिस्कॉम, है ना। ये होता क्या है सर, इसको समझाइए, मान लीजिए हमारे व्यूअर्स को ना समझ में आ रहा हो तो। डिस्कॉम बेसिकली एक इंटरमीडियरी है, इकाई है जो यहाँ से बिजली ली गई और आपके घर तक पहुँचाई गई, जो उन्होंने बिजली खरीदी उसके बाद आप तक पहुँचाई। डिस्कॉम्स असल में, और अभी से नहीं, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो 2020-21 का वो दौर था जब डिस्कॉम्स भारी भरकम कर्ज में थे विशाल जी, और सरकार को इनको बेल आउट करना पड़ता था। और पॉलिटिकल रीजन हुआ करते थे कि बिजली जिस दाम पे आप खरीद रहे हैं उससे सस्ती बिजली बेच रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, जो बिजली गई है उसके बिल नहीं आ रहे हैं, बिजली चोरी की व्यवस्था, मतलब जो समस्या थी वो ज़्यादातर राज्यों में थी। तो डिस्कॉम्स लगातार घाटे में बने हुए थे, सरकार से कर्ज मिलना, बैंकों से कर्ज मिलना, फिर जो बिजली जो प्रोड्यूसर्स हैं जी, जो बिजली पैदा कर रहे हैं, वो इनको उन्होंने बिजली देना बंद कर देते थे कि अब हम साहब आपको तब बिजली देंगे जब आप पिछला बकाया चुकाएंगे। तो इस समस्या से पूरा देश जूझ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे बिजली के किराए भी बढ़े। चलिए सर, तो अब सबसे बड़ा बदलाव जो है वो जो होने की बात कही जा रही है कि अगर किसी राज्य की जो बिजली नियामक संस्थान यानी जो है SERC समय पर अगर बिजली की रेट यानी जो टैरिफ है उसमें बदलाव नहीं करती है तो बिजली के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे, ऐसी बातें आती हुई नज़र आ रही है। और डिस्कॉम्स की आपने बात की सर, तो आपने कहा कि पहले भी घाटा बहुत ज़्यादा था, अभी की जो स्थिति है वो भी कोई अच्छी नहीं है सर। 7 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है डिस्कॉम्स पर, और एक तर्क ये भी आ रहा है सर, क्रॉस सब्सिडी का मामला आ रहा है, इसको भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको जो है औसतन 6 रुपये प्रति यूनिट के आसपास जो है आपको बिजली प्रोवाइड की जाती है, और जो उद्योग हैं, जो बिजनेस है, उनको 10 रुपये के आसपास दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बिजनेसेस से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है और उनको कंपनसेट कर दिया जा रहा है। आप कहते हैं कि 125 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री आपको बिजली दे देते हैं, तो कह रहे हैं कि इससे जो है बिजनेस भी थोड़ा हैम्पर हो रहा है। तो जो बिजनेस वाला एंगल है वो आपसे हम समझना चाहेंगे। नहीं देखिए, सबसे पहले तो देश में जो बिजली का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कौन जी, इसमें 2 वो आते हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया और एक हाउस होल्ड हो गया। लगभग 45-50% की जो बिजली की जो डिमांड है वो इन 2 सेक्टरों के हाथ में है जी। अब यहाँ सरकार को इनको सब्सिडी देनी पड़ती है। एग्रीकल्चर में ज़्यादातर राज्यों में बिजली फ्री है आपका पटवन करने के लिए और बिल्कुल, हाँ, सिंचाई करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। अब इसकी भरपाई कहाँ से की जाती है? इसकी भरपाई इंडस्ट्रीज से की जाती है कि साहब इंडस्ट्रीज़ को महंगी बेचेंगे क्योंकि वो जो चीज़ें बना रही हैं उसको बेच रही हैं, तो वो उनका कमर्शियल है, वहाँ पे उसको उनसे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बिजली का ज़्यादा पैसा दीजिए। और हाउस होल्ड और एग्रीकल्चर जो गांव देहात है, एक तरह से उस तरह से देखें तो वहाँ पे जो है आपको सब्सिडी देनी है। तो इनसे पैसा लेके यहाँ सब्सिडी देने का ये जो क्रॉस सब्सिडी है, ये असल में डिस्कॉम्स पे
और पूरे के पूरा जो बिजली को का जो हिसाब किताब है देश में, उस पर विशाल भारी पड़ रहा है। चलिए सर, बिजली की बात हो रही है तो आने वाले सालों में बिजली की क्या स्थिति होगी, इस पर भी आपसे चर्चा कर लेंगे। कहा जा रहा है कि सर जो पर कैपिटा इनकम की तरह जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, वो कहा जा रहा है कि अगले 4 साल में बढ़कर जो है 2000 यूनिट, और 2047 तक जब तक हम लोग कह रहे हैं कि डेवलप्ड इकॉनमी हम लोग बन जाएंगे, उस समय तक तो कहा जा रहा है कि 4000 यूनिट से ज़्यादा जो है डिमांड आती हुई नजर आएगी। उसको सर हम लोग मीट करते हुए कैसे देखेंगे? बीच में ऐसे भी खबरें आई थी कि बिजली बनाने में इतनी संकट आ रही है कि कोयला जो है उसकी भी स्कैरसिटी हो गई है। कई बार ऐसा लगा था, खबरें आई थी बीच में कि भाई पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। अभी फिर कोल इंडिया लिमिटेड से बातचीत चलती थी, वो पूरा मामला भी आप समझाइए। नहीं, बिल्कुल ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो बिजली की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट लगभग ₹6.75 के आसपास है। उसमें 10 साढ़े 10 रुपये यूनिट जो है वो इंडस्ट्रियल से लिया जाता है और 6 सवा 6 रुपये के आसपास जो है एक आम उपभोक्ता से लिया जाता था। तो जो कॉस्ट है उससे कम दाम पे एक तरह से जो कंज्यूमर है उसको बिजली बेची जाती है। अब आते हैं दूसरी बात पे। भारत में अभी पूरा का पूरा जो पावर इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है वो 509 गीगावाट की है और 4% सालाना की दर से भारत की बिजली की डिमांड बढ़ रही है। ओके। और ये माना जा रहा है कि ये डबल हो जाएगी 2032 तक पहुंच के। पूरे के पूरी जो भारत की बिजली की डिमांड है वो डबल हो जाएगी। अब इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। इसमें एक जो बड़ी चीज़ है विशाल, वो ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट हुआ है, और आपको पिछले साल की एक घटना में याद दिलाऊं कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA जो देश में बिजली जो पैदा हो रही थी उसके दाम जो एक्सचेंज हैं बिजली की खरीद फरोख्त के लिए, वहाँ पे इसके दाम लगभग 0 पे पहुँच गए थे। एक्सचेंज से जब आपको एक्स्ट्रा बिजली चाहिए तब आप बिजली की खरीद एक्सचेंज से कर सकते हैं। एक तो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट होते हैं, PPA जो होते हैं, जहाँ पे कि आप पहले ही लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट कर लेते हैं कंपनियों के साथ, कि हम प्रोक्योर करेंगे कि हमको साहब 10 गीगावाट बिजली चाहिए और हमारा वो रेट ये होगा, अब आप सप्लाई करते रहिए। 10 गीगावाट तक की बिजली सप्लाई हुई आपकी, उसके बाद फिर आप नए सिरे से फिर आप पैसा उसका दीजिए। तो पिछले साल ये हुआ कि जो एनर्जी एक्सचेंज है वहाँ पे बिजली की कीमतें 0 पहुँच गई थी, और उसकी वजह ये थी कि देश में जो सोलर एनर्जी है उसका प्रोडक्शन इतना उत्पादन इतना ज़्यादा हुआ कि जो ग्रिड पे सब जो वो थी एनर्जी थी बिजली थी वो ज़्यादा हो गई थी, डिमांड कम थी। और ये पीक मई या जून के आसपास की घटना है, तब ये ऐसा हुआ जब सबसे ज़्यादा डिमांड होती है देश में। तो भारत की जो बिजली की जो डिमांड है और वो रैपिडली बढ़ेगी भी, चाहे इंडस्ट्रियल यूज़ हो चाहे डोमेस्टिक आपका यूज। पिछले एक डेटा है सर, पिछले साल अगर पीक डिमांड की बात की जाए तो 241 गीगावाट तक पहुंच चुकी थी और रिकॉर्ड था 250 गीगावाट। जी, तो अब क्या है, और अच्छा अभी भी क्या है कि गांव देहात में अभी भी 24 घंटे बिजली नहीं है ना, कहीं 12 घंटे है, कहीं 16 घंटे, 16 घंटे है, कहीं 18 घंटे तो शहरों में है कई जगह पे अभी भी। 24 घंटे अभी भी मुझे नहीं लगता कि उसमें। तो उसको मीट कैसे किया जा सकता है? मीट 2 तरीके से हो सकती है, या तो आप रिन्यूएबल एनर्जी से कीजिए और या फिर आप न्यूक्लियर पावर के जो प्लांट हैं उसमें एक बड़ा सरकार का कदम अभी आया जो शांति बिल करके आया, जो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के जरिए जिसमें प्राइवेट पार्टीज की एंट्री सरकार ने परमिट की है। तो एक वो रास्ता है। दूसरा रास्ता रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें सोलर पार्क, जिसमें विंड एनर्जी के पार्क आप इस तरह की, या रूफ टॉप सोलर जो आप लगा रहे हैं यहाँ से, तो भारत इसको मीट कर सकता है। और यहीं से वो बात निकलती है कि क्या आपकी बिजली महंगी होगी जी। हो सकता है अगले कुछ साल बिजली की ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ें, लेकिन एक बार अगर जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगी उसके बाद हो सकता है आपको बिजली की कीमतें कम भी विशाल चुकानी पड़े जी। और सरकार के बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स भी हैं सर, बिल्कुल, कि अपने घर पर जो है रूफटॉप पर आप अपना सोलर लगा उस बिजली को आप ग्रिड को बेच सकते हैं। हाँ, ग्रिड को बेच सकते हैं, उस पर भी सब्सिडी दी जा रही है। आप शिफ्ट होइए अगर आपको नहीं चुकाना है तो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
देश में बिकने वाली छोटी कारें जो है अब सिर्फ सस्ती और माइलेज वाली नहीं रही, बल्कि वे जो है सरकारी नियमों की सबसे बड़ी लड़ाई का केंद्र बन गई। एक तरफ देखिए प्रदूषण यानी जो है पॉल्यूशन जो है वो कम करने का दबाव है, तो दूसरी तरफ कंपनियों के बीच बराबरी यानी जो है कंपटीशन बनाए रखने की जंग है। इसी खींचतान के बीच सरकार जो है अब कैफे 3 नियमों में उस खास छूट पर दोबारा सोच रही है जिस पर आरोप है कि वो पूरी इंडस्ट्री नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक कार कंपनी को फायदा पहुंचाती है। अब प्रवीण सर, सवाल सीधा है कि क्या छोटी कारों को मिलेगी राहत, या नियमों का जो है जो पूरा कैलकुलेशन है वो फिर से बदल जाएगा और पूरी तरह से ये अपसाइड डाउन हो गई बॉस स्टोरी? बिल्कुल, ये असल में जो 3-4 कंपनियां थी, जिसमें टाटा मोटर्स थी, जिसमें JSW मोटर है और जिसमें किया मोटर है, जिन्होंने सरकार के हाईएस्ट लेवल तक अपनी बात पहुंचा दी थी मारुति के खिलाफ, और प्रधानमंत्री दफ्तर तक बात पहुंच गई कि साहब एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एमिशन नॉर्म्स के जो पूरा का पूरी जो व्यवस्था लाई जा रही थी कैफ़े नॉर्म्स की, उसके साथ ही छेड़छाड़ या खिलवाड़ किया जा रहा है। जी सर, माफ़ी चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ। जिन व्यूवर्स को अगर नहीं पता हो कि पहले क्या प्रस्ताव था वो भी जान लीजिए। देखिए, सितंबर 2025 से के जो ड्राफ्ट में था, BEE ने कुछ छोटी और हल्की कारें यानी जिनका वजन जो है 909 किलोग्राम से कम है उनको खास छूट देने का प्रस्ताव रखा था। ऐसी कारों को CO2 एमिशन में 3 ग्राम प्रति किलोमीटर जो है उसकी अतिरिक्त राहत मिलनी थी, लेकिन ये जो छूट है हर मॉडल के लिए अधिकतम जो था 9 ग्राम प्रति किलोग्राम तक जो किलोमीटर तक, माफ़ कीजिएगा, वो सीमित थे। अब क्या बदलने की तैयारी थी सर, और किस वजह से जो है यूटर्न लिया गया वो समझाइए। तो अब ये पूरा मामला सरकार के पास बड़ा जटिल मुद्दा था सर, ये समझ ही नहीं आता। 9 ग्राम किलोग्राम CO2 एमिशन, तो अब इनको FY 27 से इसको लागू किया जाना था। और अब क्या है कि जो बाकी की जो कार कंपनियां हैं उनका बड़ा स्टेप, बहुत सख्त जो है वो विरोध आया इस मामले पे। श्याम जो है उसने तमाम कोशिशें की कि भाई सुलह हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकला है कैफे नॉर्म पे, वो निकला नहीं। सरकार के पास बात पहुंच गई। अब ये बताया जा रहा है कि भाई पूरा का पूरा जो कैफे नॉर्म पे ये जो छूट देने की थी कि 909 किलो तक की जो गाड़ियां हैं उनको बहुत आसान नियम रहेंगे एमिशन नॉर्म्स के, वो सरकार उसको हटाने वाली है। उसकी जगह एक नया कैलकुलेशन का तरीका लेकर आने वाली जी। अब इस तरीके में क्या करेगी सरकार की साहब, जो 1229 किलोग्राम तक की गाड़ियां हैं उनके लिए तो एक लीनियंट व्यवस्था रहेगी एमिशन की, लेकिन उसके ऊपर की जो गाड़ियां उनके लिए स्ट्रिक्टर नॉर्म हो जाएंगे। अच्छा, तो एक तरह से इस पूरी की पूरी जो जंग छिड़ गई थी का ऑटो मार्केट में, उसमें सरकार अब एक बैलेंस का या BEE एक बैलेंस को लेकर आती हुई दिखाई दे रही है, जहां जो 900 तक की किलो वाला जो पूरा जो नॉर्म था उसको हटा के इसको 1229 किलोग्राम पर लेकर आने की बात है। अब कार कंपनियां जो है 2 हिस्सों में बट गई थी, जैसा प्रवीण सर बता रहे हैं, वो डेटा को भी समझिए। देखिए, विरोध करने वाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल थी टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, किया, JSW, MG मोटर। और समर्थन करने वाली कंपनियां कौन कौन थी? ये मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा और रेनॉल्ट। अब मारुति सुजुकी की जो दलील थी सर, उसको भी हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो कह रहे थे कि दुनिया के 90% से ज़्यादा ऑटो बाज़ारों में जो है छोटी कारों के लिए जो है अलग अलग नियम है। उदाहरण भी उन्होंने खूब अच्छा दिया, कहा कि चीन में है 1090 किलोग्राम तक, यूरोप में 1115 किलोग्राम तक, कोरिया में 1100 किलोग्राम तक। जापान लगातार वजन आधारित जो है फॉर्मूला अपनाए हुए, अमेरिका जो है कार के आकार यानी जो फुटप्रिंट के आधार पर नियम है। तो इस आधार पर मारुति का ये तर्क दिया जा रहा था, जिसको लेकर रार छिड़ी हुई थी। अब इसमें जो बात कर दी, जो की जा रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से, अब आपने दायरा थोड़ा बढ़ा दिया कि ठीक है 900 रहने देते हैं, 1200 पे चलते हैं, 1250 के आसपास पहुंच जाते, वहां अब चूंकि उस कैटेगरी में ज्यादा गाड़ी आ जाएंगी, तो कुछ SUVs भी हो सकता है आ जाए। तो कुछ कंपनी जैसे महिंद्रा है या टाटा है या बाकी की कार कंपनियां हैं, उनकी कारें भी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो फिर एक बीच का रास्ता यहाँ पे निकालने की कोशिश की कि ठीक है इसके ऊपर की गाड़ियों के लिए एमिशन नॉर्म तगड़े रहेंगे, यहाँ हल्के रहेंगे, जिससे सबकी गाड़ियाँ और इन जो बाकी की कार कंपनियाँ हैं इनका तर्क सबसे बड़ा ये था कि ये जो अनड्यू बेनिफिट दिया जा रहा है इससे सीधा सीधा फायदा मारुति को होगा, जिसकी 95% जो है गाड़ियाँ वो छोटी गाड़ियाँ हैं। मारुति का तर्क ये था, और बहुत वाजिब बात भी, मारुति का तर्क ये था कि साहब अगर हम गाड़ियों का वेट बढ़ाते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, तो इससे कॉस्ट बढ़ेगी तो कार की कीमतें बढ़ेंगी। और एक जो आम आदमी जिसका बजट कम है, जो पहली गाड़ी खरीद रहा है, उसके लिए कार खरीदना
मुश्किल हो जाएगा। जी। तो ऐसे तबके को क्या हम दूर करना चाहते हैं? इस पे जो दूसरा तबका है कार कंपनियों का, उनका ये कहना था कि साहब ये छोटी हल्की गाड़ियां बना के सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा तो ये कहना था थोड़ा बहुत तो सेफ्टी के साथ खिलवाड़ मान लो जो है वो जायज ही है, क्योंकि हम इतनी सस्ती गाड़ी दे रहे हैं। क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस 6 एयरबैग्स को लेके रहा, जो रेटिंग है आपकी सेफ्टी रेटिंग, उसको लेके भी बहुत कंसर्न रहा। जी, तो चलिए प्रवीण सर, आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और जो है बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।